Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook. This is Monica, your UGC Net Mentor. उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों ये सेशन जो है आप सभी रीनेट के एस्पिरेंट के लिए है, साथ ही साथ दिसंबर साइकिल में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि एनटीए एजेंसी की तरफ से एग्ज़ाम के डेट शेड्यूल कर दिए गए हैं। 21 अगस्त से आपके एग्ज़ाम हैं। एक तरीके से इसको आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ओवरऑल करना आपको यही है कि आपके पास 50 डेज़ का टाइम है, तो इन टाइम को आपको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। सोचो कि आपका एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, अभी जून में आपका एग्ज़ाम होना है, तो अभी अप्रैल में आप कितने अटेंटिव थे अपने पेपर को लेकर के। उससे भी ज़्यादा अब आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है? स्पेशली उन स्टूडेंट को जिनका जून का पेपर ख़राब हो गया था या जिनको लग रहा था कि पेपर काफ़ी टफ आया हुआ है। तो अगर हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट से बात करें दोस्तों, तो पेपर जनरली मॉडरेट टू टफ लेवल का ही आता है, कभी भी ईज़ी नहीं आता है। टोटल 10 यूनिट्स हैं, सिलेबस लेंदी है, तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि इन 50 दिनों को सही तरीके से यूटिलाइज़ करो और अपने कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड और ही अच्छा बनाओ। कॉन्सेप्ट पे अपना कमांड कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम सेशन के एंड में आपको कुछ गाइडलाइन भी देंगे। अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। बाकी आप में से जितने एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं, आपको बताते चलें दोस्तों कि वाईटी पर तो हम फ्री क्लासेस लेते ही लेते हैं, साथ ही हमारा अपना ऐप भी है जहाँ पे भी हम फ्री क्लासेस भी लेते हैं और इसी ऐप के थ्रू आपको हम पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पे कोड भी है, आप स्कैन करके डायरेक्ट ऐप पे विजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी इसमें आपको मिल जाएंगे, बाकी बहुत सारे सेशंस यहाँ पे लाइन अप है, उनका भी एक्सेस आपको मिल सकता है, ठीक है। सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इन दिनों हम जो पहले नोटिफिकेशन आया था एनटी का, उसके अकॉर्डिंग ये था कि 15 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस हिसाब से भी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और अभी भी यही कहूँगी कि प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना डालो, जिससे कि अधिक से अधिक स्कोर कर लो और इसी एग्ज़ाम को आप क्रैक भी कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन और जो पहला क्वेश्चन आज का है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स कैरेक्टराइजेस डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ क्लब्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है एक्सटेंशन, एप्लीकेशन, डिपेंडेंसी एंड अचीवमेंट। कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा एक मोटिव है जो कि कैरेक्टराइज करता है किसको, एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को। तो एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो होगा क्लब्स का, वो कैसे यहाँ पे कैरेक्टराइज होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज एप्लीकेशन मोटिव। It is driven by the desire for social interaction, companionship, and the creation of personal connection. एप्लीकेशन मोटिव्स से क्या होता है कि हम सोशली लोगों के साथ इंगेज होते हैं, उन्हें समझते हैं और हमारा अपना एक प्रॉपर लोगों के साथ कनेक्शन बनता है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो आप करते हो इसी पैटर्न के क्वेश्चन में करते हो। आपको मैंने हिंट भी कई बार दिया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है दैट द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव इज हाईली सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। एंड इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, derivative amplify the price movements of the underlying asset, leading to higher volatility and increased potential for both gains and losses. कह रहे हैं क्या जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू होती है ये हाईली सेंसिटिव होती है चेंजेस को लेके, किसके चेंजेस को लेके, टू द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो डेरिवेटिव होता क्या है, सिंपली एक टाइप का आप समझ सकते हो प्रोडक्ट है या एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जो कहीं ना कहीं जिसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी दूसरे असेट पे जिसको हम अंडरलाइंग असेट बोलते हैं।
रीजन क्या दे रहे हैं, दैट डेरिवेटिव एम्पलीफाई द प्राइस मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट की वैल्यूज में अगर कुछ चेंजेस होगा तो उससे डेरिवेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू में भी चेंजेस होगा, इसमें भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उसकी वजह से गेन्स भी देखने को मिल सकते हैं और लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि हमने डेरिवेटिव का मतलब समझा, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है, दोनों ही बात बिल्कुल ही सही दी गई है डेरिवेटिव्स को लेकर के। ठीक है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी किसी दूसरे प्रोडक्ट पे, किसी दूसरे असेट पे, तो ये नॉर्मल सी बात है कि दूसरे वाले प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस होगा, कोई भी मूवमेंट होगा, तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे क्या पड़ेगा, आपके डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company decides to offer a basic version of its product at a low price but charges higher price for premium features. So this is an example of bundle pricing, optimal product pricing, captive product pricing या फिर product line pricing। कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी ये डिसाइड करे कि इनके जो प्रोडक्ट है उसका बेसिक वर्जन ये लोएस्ट प्राइसेस में ऑफर करे, बट उसी प्रोडक्ट का जो प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसमें कुछ प्रीमियम फीचर है उसको उसके लिए हायर प्राइजेस वो चार्ज करे, तो ये किस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है। बेसिकली यही होता है, सपोज आप कार लेने जाओ तो कार का जो बेसिक मॉडल आप लोगे आपको नॉर्मल रेंज मिलेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ फीचर्स आप ऐड ऑन करा दो देते हो तो उस ऐड ऑन के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट पे करना होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दिस इज अ स्ट्रेटेजी where a company offer a base product at a low price and then charges additional fee for optional extra or upgrades। ठीक है, जिससे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो अगर एडिशनल नीड्स हो, ठीक है, जैसे आप कार ले रहे हो, बेसिक कार मॉडल में आपको बेसिक फीचर मिलेंगे बट आप चाहते हो कि आप सेफ रहो, तो उस केस में आपने एयर बैग की फैसिलिटी डिमांड कर ली, अब एयर बैग लगाने का एक्स्ट्रा चार्ज होगा। आपने जो सीट्स हैं कार के उसको अपग्रेड कराया, उसका लेदर अपग्रेड कराया, तो उसके भी अलग से चार्जेस होंगे। ठीक है, फिर उसमें ब्रेकिंग सिस्टम अलग रहेगा, ऑटोमेटिक कार होगी तो उसका अलग आपका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तो जितना फीचर आपका उस हिसाब से पे भी आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल, कह रहे फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉलोइंग, दैट इज कैश 48,000, अकाउंट पेएबल 33,000, ऑफिस इक्विपमेंट 21,000 एंड इक्विटी 77,000। अब यहाँ पे देखो डेटा क्या दिया गया है, बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स दिए गए हैं और इस बेसिस पे हमें अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैलेंज आपका क्या है, दो चैलेंजेस यहाँ पे, पहला ये कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, और दूसरा चैलेंज ये है कि अगर आपने ये आइडेंटिफाई भी कर लिया कि फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तो अब ये जो आइटम्स दिए गए हैं इसमें से कुछ असेट हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं और कुछ कैपिटल के पार्ट हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कब आइडेंटिफाई करोगे, जब आप बैलेंस शीट को सही से समझोगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, दो पार्ट होंगे, असेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वाले पोर्शन में ही आपके शेयर होल्डर्स फंड यानी कैपिटल वाला पोर्शन भी मेंशन रहता है। तो कैश जो है वो असेट है, अकाउंट पेबल लाइबिलिटी होती है, ऑफिस इक्विपमेंट जो है असेट होते हैं और ओनर्स इक्विटी जो है वो कैपिटल का पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले में सारे डेटा आप नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है अकाउंट रिसीवेबल अपने आप में एक असेट है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमसे पूछा गया है, ये एक साइड में लिख देंगे। बाकी कैश दिया गया है, कैश 48,000 ये लिख नोट कर देंगे। तीसरा असेट इक्विपमेंट दिया गया है 21,000 का, ये नोट कर देंगे। इज इक्वल टू लाइबिलिटी क्या दी गई है, अकाउंट पेबल दैट इज 33,000 प्लस ओनर्स इक्विटी 77,000।
इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, इन दोनों का सम अप कर लो, इन दोनों का सम अप कर लो और इसका डिफरेंस निकाल लो, हमारी अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इन दोनों को ऐड ऑन करोगे 1,10,000 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड ऑन करोगे 69,000 आपका हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ गया? दैट इज 41,000। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, चैलेंजेस क्या है ये हमने आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन कौन से आइटम असेट का पार्ट बनेंगे, कौन कौन सी लायबिलिटी साइड में जाएंगे। फॉर्मूला आपका बैलेंस शीट का एक ही है, इसी को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, इसी को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the description of ego regression mechanism? कह रहे हैं इसमें से कौन सा एक ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेज ऑफ साइकी डेवलपमेंट, अवॉइडिंग अनएक्सेप्टेबल इमोशन बाय फोकसिंग ऑन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, taking out impulses on a less threatening targets, pulling into the unconscious situation। तो यहाँ पे क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईगो रिग्रेशन मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअल में यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जहां पे आप स्ट्रेस कंडीशन में या कॉन्फ्लिक्ट के कंडीशन में जाने से पहले ही आप अपनी इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो कि आप उस जोन में जाओ ही ना। It is a defense mechanism where an individual revert to an earlier stage of psychological development in response to stress or conflict. Next, which one of the following is not an advantage of organization structure by product in a manufacturing company? कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। Places attention and effort on product line, require less person with general managerial ability, improve coordination या permit growth and diversity of products। तो यहाँ पे कौन सा एडवांटेज नहीं है ये पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय प्रोडक्ट। एक्चुअली इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, कभी कभी चैलेंजेस आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी रीजन। कह रहे हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक है ये पूरे वर्ल्ड को कितने रीजन में बांटता है, 3, 4, 5 और 6। IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ से क्वेश्चंस आपके जनरली पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट से क्वेश्चन आएगा या फिर गार्ड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो कितने रीजन में डिवाइड करता है ये वर्ल्ड को, क्या लगता है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज 5।
देख लेते हैं कौन कौन सा रीज़न है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जिससे इन केस अगर रीज़न भी आ जाए तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमें पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ये पब्लिश करता है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, और ये वर्ल्ड को 5 रीजन में बांटता है। पहला कौन सा है? एशिया एंड पैसिफिक रीजन, सेकेंड है यूरोप रीजन, तीसरा है मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, फोर्थ है सब सहारन अफ्रीकन एंड लास्ट है वेस्टर्न हेमिस्फीयर रीजन। इस तरीके से 5 रीजन जो है इसके डिवाइड किए गए। तो इन्हीं 5 रीजन से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक डेटा या स्टेटस होता है वही पब्लिश किया जाता है रिलीजन इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, आईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल हैं, देख लीजिए। आईएमएफ स्टैब्लिश किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और करेंटली 190 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, बाकी रीजन जो हैं ये हमने आपका एक्सप्लेन कर ही दिया। किन चीज़ों के लिए बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस रीजनल पॉलिसी डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस, प्रोवाइड कंट्री स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस इंक्लूडिंग टू एनालिटिकल पीसेस ऑन इशू ऑफ इंटरेस्ट टू अ पर्टिकुलर रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following theory of attitude change states that changes in opinion can result into attitude change? कह रहे हैं एटीट्यूड चेंज की कौन सी थियरी ये कहती है कि अगर ओपिनियन में चेंज होता है तो ये एटीट्यूड में भी चेंज लाता है? दैट इज बैलेंस थियरी, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थियरी, रीइंफोर्समेंट थियरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सी थियरी सही होगी? करेक्ट है, ऑप्शन है 3, दैट इज रीइंफोर्समेंट थियरी। रीइंफोर्समेंट थियरी क्या कहती है? एक कॉन्सेप्ट है इन बिहेवियरल साइकोलॉजी दैट सजेस्ट दैट बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके बेसिस पे आपका बिहेवियर बनता है। The theory states that individual behavior directly results from the consequences they received from other people for that behavior. ठीक है, तो सामने से जैसा रिस्पॉन्स आता है उस बेसिस पे आपका एटीट्यूड में भी चेंजेस आते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रीइंफोर्समेंट थियरी का कॉन्सेप्ट दिया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट, fill in the blank in the following statement about organized exchanges. Organized exchanges provide a centralized marketplace for trading derivatives, which enhances by standardizing contracts and offering a thus mitigating a risk. तो यहाँ पे फिलर वाले क्वेश्चन है, 3 चीजें, 3 वर्ड्स आपको फिल करना है। That is liquidity, clearinghouse counterparty, transparency, broker or market, flexibility, clearinghouse operational, या फिर profitability, market maker and credit। किस टाइप का रिस्क है? ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस के से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। ओके, चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। एक्चुअल में ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग डेरिवेटिव दैट एनहांसेस लिक्विडिटी by standardizing contract and offering a clearing house, thus mitigating counterparty risk। ठीक है, liquidity is enhanced because organized exchanges standardize the contract, making it easier for buyer and seller. Clearinghouse act as an intermediary between buyer and seller in derivative transaction, while counterparty risk is a risk that one of the party involved in the trade might default। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करूँगी, बट सेशन एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी और वो ये है
कि जितने भी दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बैचेज़ ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। 26th ऑफ जून से आपके क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक अगर आपने कोर्सेज़ नहीं लिया है, तो कोर्सेज़ फटाफट से ले लीजिए क्योंकि ये कोर्सेज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सेल्फ स्टडी मत करो या फिर कोई और ऑप्शन मत चूज़ करो, बट अगर आप बुक्स परचेज़ करते हो, नो डाउट अच्छा ऑप्शन है, बट बुक ऑप्शन करने पे क्या होगा, आप बुक परचेज़ करोगे, हर एक चीज़ों को समझोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे, बहुत टाइम टेकिंग होता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना भी है, चीज़ें याद भी करनी है। सिलेबस काफ़ी लेंदी है, आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है। तो एक सही स्मार्ट वे यही है कि आप कोर्सेज़ ले लो क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सारी मेहनत जो है वो आपकी फैकल्टीज़ खुद करती हैं। आपको बस लाइव सेशन लेना होता है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन भी अनलिमिटेड प्रोवाइड कराए जाते हैं। पेपर पैटर्न के बेसिस पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में। डेली आपकी क्लासेस चलती हैं 1 टू 1.5 आवर का, जिसमें आपको डेली एक टॉपिक जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है ईज़ी से ईज़ी वे में। साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखे जाते हैं जिससे आप अपने डाउट्स को भी जब चाहो आप रेज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल पूरी तरीके से हम यहाँ पे आपके साथ हैं, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना है पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जून साइकिल में एग्ज़ाम दिया है, उन्हें ये बात बताते चलूँ दोस्तों, उनका एग्ज़ाम फिर से होना है। एग्ज़ाम की डेट भी शेड्यूल कर दी गई हैं। 21st ऑफ अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। तो जिनका भी पेपर खराब हुआ है उनके पास एक दूसरा मौका है। आप सभी लोगों के पास भी एक अच्छी एडवाइस कह लो या एक अच्छा ऑफ़र आपके पास ये भी है कि अब आप भी अगर कोर्सेज़ में इनरोल करते हो तो एक तो आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर ले जाओगे, कोर्सेज़ पे अपना कमांड आप और अच्छा बना लोगे, जिससे जो मिस्टेक्स आपकी जून में हुई हैं, वो मिस्टेक्स आप दोबारा ना कर पाओ। साथ ही साथ आपके लिए बेटर अपॉर्च्युनिटी ये इसलिए है क्योंकि अगर आप कोर्सेज़ लेते हो और अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, आप जेआरएफ या फिर नेट क्रैक कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपका पूरा फ़ी जो है वो रिफ़ंड भी कर दिया जाएगा। फिर से बोलूँगी दोस्तों, अगर आपने कोर्सेज़ लिया, ये रीनेट बच्चों के लिए है जिन्हें फिर से एग्ज़ाम देना है जून का। अगर आपने कोर्स लिया अपने स्टडी के लिए और आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाते हो, इन दैट केस जेआरएफ क्वालीफाइड करने पे 100% का रिटर्न मिलेगा और नेट क्वालीफाई करने पे 80% का रिटर्न आपको मिलता है, ठीक है? तो एडवाइस यही रहेगी कि आप सभी लोग जो है वो कोर्सेज़ ले लो जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है बेटर तरीके से कर सको, ठीक है? तो इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।